नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस लॉकडाउन में अच्छे हैं ना। चलिए, हम भी यही अपेक्षा रखते हैं आप सबों से कि आप लोग बेहतर ढंग से घर में लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और अच्छा ढंग से आप घर में रह कर के या क्लास वर्क का हो या कंपटीशनल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, उन सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों, विद्यार्थियों सबों से मेरा आग्रह है कि आप लोग इस भारत सरकार के इस महामारी में जो लॉकडाउन का लागू किए हुए हैं भारत सरकार ने, उसका आप सभी लोग घर में रह कर के पालन करते रहें। मैं आप सबों से यही गुजारिश करूंगा, आग्रह भी करूंगा। कंपटीशन्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्रतियोगी छात्र जितने भी हैं, वे सभी लोग जितना बताया जा रहा है वो सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन टाइप्स आपके लिए हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं वाईफोनिंग के माध्यम से या कमेंट्स के माध्यम से बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हम लोग कंपटीशन लेवल का क्यों नहीं दे रहे हैं, सिर्फ क्लास लेवल का क्यों चला रहे हैं। जबकि आप गौर से उसको पढ़िए। मैं भले क्लास लेवल का चला रहा हूँ कोर्स, लेकिन आप उसको गौर से पढ़िए तो आपको पूरा कॉम्पिटिटिव्स नज़र आएगा। इसलिए आप उस पर नहीं जाएं, क्लास लेवल पर नहीं जाएं। हम क्लास लेवल उठाएं, लेकिन क्लास में जितना है उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैं आप सबों से कोशिश कर रहा हूँ, आप सबों के प्रति देने का प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा, जितना हमारे बुक में नहीं है उससे कहीं ज़्यादा मैं आप लोगों को देने का कार्य कर रहा हूँ, जिससे आप लोग कंपटीशन स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदे हो सके। तो चलिए, आज हम सभी लोग इस ज्योग्राफी पाठ्य पुस्तक के कहीं से भी नहीं है। अगर इक्वल में देखा जाए तो बहुत निम्न स्तर के वर्ग क्लास का है, लेकिन अगर कंपटीशन की दुनिया में देखा जाएगा तो बहुत ऊंचे स्तर से इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज इस भूगोल से संबंधित वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है, फिजिकल ज्योग्राफी जो है, विश्व भूगोल जो है, उसका एक रोमांटिक चैप्टर। भूगोल पढ़ने में तभी आपके लिए इंटरेस्ट लगेगा जब आप बेहतर ढंग से, बढ़िया ढंग से अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी को जान जाइएगा जिस दिन, उसके बाद फिर आप चले जाइएगा इंडिया ज्योग्राफी में, तो काफ़ी अच्छा लगने लगेगा पढ़ने में आपको। तो मैं आज इस वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित पहला अध्याय स्टार्ट किया हूँ। इस वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, जिससे आपको ग्लोब के साथ साथ पृथ्वी के बारे में पढ़ना है, सौरमंडल, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, इसके साथ साथ में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना है, खनिज के बारे में पढ़ना है, रॉक्स, चट्टान के बारे में पढ़ना है, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है, वायुमंडल के बारे में पढ़ना है, जल मंडल के बारे में पढ़ना है, स्थल मंडल के बारे में पढ़ना है, जलवायु का चैप्टर पढ़ना है, क्लाइमेट जिसको कहते हैं, मौसम का चैप्टर करना है आपको। उसके बाद पृथ्वी की परत से संबंधित जानकारियाँ हासिल करनी है। साथ ही साथ आइसोस्टेसिस के बारे में, भू स्तब्ध के बारे में जो बताया जाएगा उसके बारे में पढ़ना है। और इसके अलावे जो है पॉपुलेशन वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड के जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, जितने भी हमारे महाद्वीप हैं, जितने भी सीज हैं, अर्थात जितने भी महासागरीय हैं क्षेत्र, उनके बारे में पढ़ना है। तो इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड ज्योग्राफी में आता है, जो फिजिकल के अंतर्गत, माउंटेन है, प्लेटू है, पर्वत, पठार, रिवर्स, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में, झरनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आता है। जिस दिन ये सारी चीज़ें अगर पढ़ लेंगे तो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी लगभग हो जाएगा। लेकिन उसको जानकारी करने से पहले मैं आप सबों से एक आग्रह करूँगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी तभी आपको समझ में पूरी तरह से आ सकता है जब आप घर में रोज़ाना कम से कम प्रत्येक दिन सुबह और शाम को सो करके उठने के बाद और सोने से पहले आप क्या करें, एक टाइम कभी भी कुछ देर के लिए 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए कम से कम आप
एटलस का ज़रूर फोकस करें। एटलस फोकस करने से क्या होता है, आपका 60% ज्योग्राफी आपका कवर कर देता है। पढ़ने किताब अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है यदि आप एटलस को कवर करते हैं। तो प्रत्येक दिन आप एटलस को कवर कीजिए। एटलस में सारे चीज़ें दिया गया है और एटलस में 2 तरह के एटलस आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। एक क्लास एटलस, स्टूडेंट्स एटलस आता है विद्यार्थीगणों के लिए, वो एटलस भी आप स्टडी करें। और एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए आता है एटलस, उसको भी आप ज़रूर स्टडी करें। ग्लोबल स्टडी वगैरह, ग्लोबल एटलस वगैरह, या तो फिर अन्य तरह के भी एटलस आते हैं। जो आपके लिए अच्छा हो वही आप यूज करें, ठीक है, जो क्या हो सके आपके लिए काम आ सके। तो इस माध्यम से क्या होगा कि आप एटलस से क्या करेंगे, आधे से अधिक ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेंगे। रोजाना एटलस सिर्फ देखिए, आपको आभास होगा कि सच में बताया गया था। जो चीज़ हम बता रहे हैं वो आपके खाली फॉलो कीजिए, आपको लगेगा, ऐसा एहसास होगा कि सच बताया जा रहा है ये सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप मानचित्र का भी गहन अध्ययन करें। एटलस के साथ साथ में आप वर्ल्ड का मैप भी घर में रखें, लगा करके दीवालों पर, जिसको आप सुबह शाम देखते रहें। कभी मन करे, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, कभी कल देखने लगिए मैप को। वर्ल्ड का मैप रखिए, इंडिया का मैप रखिए, ठीक है, पॉलिटिकल अलग रखिए, उसके बाद आपका फिजिकल अलग रखिए। दोनों तरह के मैप को रखे रहिए। दोनों से देखने से आपके हर चीज़ों के बारे में जानकारियाँ हासिल होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इस वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित हम लोग एक चैप्टर शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक्स में। वो है आपका क्या चीज़, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब को इंग्लिश में ही ग्लोब कहा जाता है, ठीक है। अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये विशेषता जो है, ग्लोब है क्या चीज़। सबसे पहला सवाल खड़ा होता है, ग्लोब कहते किसको हैं, उनके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। उसके बाद लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे, अर्थात अक्षांश के बारे में और देशांतर के बारे में। सबसे पहला चीज़ मैं एक छोटा सा उदाहरण के तौर में बताना चाहता हूँ कि ग्लोब जो है ये पृथ्वी का एक नमूना है, एक प्रतिमान है, एक प्रतिरूप है, जस्ट उसी के जैसा पृथ्वी है। हुआ यूं कि हमारे भूगर्भ शास्त्रियों, भूगोलविदों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा ये पाया गया कि अगर हमारी पृथ्वी किस टाइप में है, किस आकार में पृथ्वी है, तो उसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाया लोगों ने। तो कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष से पृथ्वी का एक फ़ोटो कवर किया और फोटो कवर करने के बाद पृथ्वी का जो रूप उसको दिखाई दिया, वो जो फोटो प्राप्त हुआ वो एक गोलाकार आकृति में प्राप्त हुआ, गोल आकृति में प्राप्त हुआ। तो लोग बताए कि नहीं, पृथ्वी इस प्रकार से गोल है, ठीक है। तो पृथ्वी गोल है, चपटा है, लंबा है, चौड़ा है, नारंगी के समान है, भिंडी के समान है, जैसा समान आपको लगे, नींबू के समान है, संतरे के समान है, एप्पल के समान है, क्या लगता है, वो तो हर लोगों ने अपना अलग अलग निष्कर्ष दिया है, अपना अपना अलग अलग वक्तव्य दिए हुए हैं। लेकिन एक्चुअल में ज्योग्राफी की भाषा में, भूगोल की भाषा में, पृथ्वी को जब इसको देखा गया कि ऊपर से देखने के बाद ये नारंगी के समान गोल दिखाई दे रहा है, या एप्पल की समान, सेव की भांति गोल दिखाई दे रहा है, अंडे की समान गोल दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये अंतरिक्ष यात्रियों ने इसको पता लगाया कि पृथ्वी के आकार इस प्रकार से है। तो उन्होंने सोचा कि इस प्रकार की आकृति को, जिस तरह से पृथ्वी है वैसे ही आकार को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसे उसका रूप दे सकते हैं। तो लोगों के कुछ कुछ मन में आया कि जितना विशाल पृथ्वी था, अगर उतना विशाल हम इसकी गोलाकार आकृति की रचना करेंगे तो उसको रखेंगे कहाँ फिर। इसीलिए वैज्ञानिकों ने, इसीलिए भूगोलविदों ने क्या किया कि जितना बड़ा आकार में, विशाल आकार में हमारी पृथ्वी है, उतना विशाल आकार में
उसका निर्माण ना करके एक छोटा प्रतिरूप बनाया, उसी के जैसा आकार में, उसी के रूप में एक छोटा रूप में क्या किया, ढाल दिया, और वही छोटा रूप क्या कहलाया, ग्लोब कहलाया। ग्लोब एक्चुअल में भूगोल की पारिभाषिक तौर पर बोला जाता है कि ये पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप है ग्लोब, लेकिन ये बताता है भूगोल की दृष्टिकोण से कि भूगोल सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के रहित, सहित नहीं, रहित, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के रहित एक छोटा सा प्रतिमान है जो त्रिविमीय आकार का है। तीनों का प्रतिमान बताया गया है जिसको हम ग्लोब कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को समझ में आ गया कि ग्लोब कैसा आकार का है, तो गोलाकार आकार का है। ग्लोब क्या है, तो पृथ्वी का एक छोटा रूप है। अर्थात पृथ्वी में जितने सारी चीज़ें पाई जाती है, चाहे वो पहाड़ हो, पर्वत हो, नदियाँ हो, झीलें हो, उन सभी चीज़ों का, सभी महासागरों का, सभी महाद्वीपों का अगर वर्णन छोटे रूपों में किया गया है तो इस पूरे ग्लोब में किया गया है। जितना इस पृथ्वी पर कोई चीज़ है, सारे चीज़ों को संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में, प्रतिरूप रूप बना करके उसको वर्णन किया गया है किसी में, तो वो है ग्लोब। और ग्लोब हम सबों की पूरे पृथ्वी की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्लोब क्या है कि पृथ्वी का एक छोटा नमूना है, पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप है। अब रही बात कि ग्लोब जब हमारे लिए उपयोगी आ गया तो हम कैसे समझें कहाँ हम हैं, कहाँ इंडिया है, कहाँ पाकिस्तान है, कहाँ यूएसए है, कहाँ ऑस्ट्रेलिया है, कहाँ फ्रांस है, कहाँ जर्मनी है, कहाँ ब्राज़ील है, कहाँ साउथ अफ्रीका है। किसी के बारे में हम कैसे समझ पाते हैं या कैसे जान पाते हैं। विद्यार्थीगण, आज हम सभी लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो हैं इस कमरे में रह रहे हैं जहाँ हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो हम लोग पूछते हैं कि तुम कैसे, कहाँ रह रहे हो, तो वो घर में रह रहे हैं। घर का आकार क्या है, तो कोई बोलता है चतुर्भुजाकार है, कोई बोलता है त्रिभुजाकार है, जिसकी लंबाई 10 मीटर है, चाहे 20 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, चाहे 10 मीटर है, जो भी बोलना होता है। कहने का मतलब है कि उसको सब पता है, लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, ठीक है, लंबी कितनी है, चौड़ी कितनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता है। जहाँ आप रह रहे हैं उसको आप बढ़िया ढंग से जानकारी दे सकते हैं, बढ़िया ढंग से हल कर सकते हैं, बढ़िया ढंग से बता सकते हैं। लेकिन हम पूरा पृथ्वी के बारे में कहें कि इंडिया कहाँ है, तो हम नहीं कह सकते हैं, नहीं बता सकते हैं कहाँ है सो। लेकिन जिस प्रकार से हम घर के बारे में जवाब देते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि लेंथ मानते हैं कि इतना लंबाई में जो है हमारा घर जो है लंबा 10 मीटर है, 5 मीटर चौड़ा है, इस तरह से एक हमारा घर बना हुआ है। तो ये घर का एक उदाहरण देते हैं हम लोग। बस यही चीज़ वहाँ पर भी हम लोग प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, बोल हम पृथ्वी पर कहाँ पर हैं, तो चलिए बोल हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं इसको। हम इस जगह पर हैं, लंबाई मेरा इतना है, चौड़ाई मेरा इतना है, इसको डिवाइडेड करते चले जाते हैं, इस तरह से बांट देते हैं। और इस प्रकार से क्या हो जाता है कि हम जब समझ जाते हैं कि ये जो आकृति जो प्रदान हुआ, अब हम कहते हैं कि हम इस अक्षांश पर हैं, उस देशांतर पर हैं, तो इसका नामकरण किया गया। हम इसको जहाँ लंबाई और चौड़ाई को पूछ रहे थे, बोल रहे थे, ये जो था चौड़ाई था, एक जो तो खींचा गया इधर बाएं से दाईं की ओर, वो चौड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि ये लंबा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से एक लेंथ का और एक बेस का जो है, चौड़ाई का जो है, वो आकृति को प्रतीत हुआ। लेकिन यही आकृति को, लंबाई को और चौड़ाई को एक आधार माना गया, तो इसको हम लंबाई और चौड़ाई बोलते हैं। यही लंबाई और चौड़ाई का इसका नामकरण कर दिया गया। ठीक है, तो इसका नामकरण जब किया गया तो ये बोलेंगे बाएं से दाएं जो खींचा गया चौड़ाई के रूप में, उसको बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखा, जिसको लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अक्षांश इसको कहा जाता है। अब अक्षांश से अलग है, अक्षांश रेखा अलग है। थोड़ा सा इस पर कंफ्यूज नहीं करेंगे विद्यार्थीगण। कोई भी कंपटीशनल स्टूडेंट्स हो, थोड़ा सा कंफ्यूज कहीं कहीं पे थोड़ा वर्ड में भी मिलता है, कंफ्यूज करने लायक। इसलिए आपसे आग्रह रहेगा कि आप बढ़िया ढंग से इसको समझ लीजिए,
ताकि कहीं आपको बार बार दिक्कत ना आवे, सवाल खड़ा ना हो। ये लैटिट्यूड है, सिर्फ अक्षांश है। अक्षांश मीन्स होता है किसी का मान, अक्ष के मान को, अंश मतलब होता है मान। यहाँ अक्ष जोड़ अंश 2 वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। तो अक्ष जोड़ अंश जो है, अक्ष मतलब किसी का एक हिस्सा, एक भाग, ठीक है, और अंश मतलब उसका मान, क्या मान है उसका, उस भाग का, उस अक्ष का क्या मान है, उसको हम अक्षांश के नाम से जानते हैं। अब ये अक्षांश जो है अभी रेखा नहीं है, अभी ये लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड लाइन नहीं है। लैटिट्यूड लाइन और लैटिट्यूड में अंतर होता है। तो चलिए हम पहले अक्षांश के बारे में जानते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जब वो लेंथ के रूप में जिसको खींचा गया ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण की ओर जिसको खींचा गया, उसका नाम दे दिया गया, उस ऊंचा लंबाई वाले भाग का नाम दिया गया देशांतर, ठीक है, लॉन्गिट्यूड जिसको कहते हैं, ये देशांतर कहलाया। अब हम लोग थोड़ा सा अक्षांश में ही कंफ्यूज जहाँ हो रहा है उसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। अक्षांश और अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा है और ये एक अक्षांश है। अक्षांश क्या है, किसी का मान है। अब ये मान कैसे निकालते हैं सो बताते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग चलते हैं इस पर, ठीक है। ये विद्यार्थी का नाम इसको देख रहे हैं, एक रेखा खींचा गया जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश, वैल्यू लिखा गया, ठीक है। इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। इस 0 डिग्री अक्षांश, बोलिए 0 डिग्री अक्षांश, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश को इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा, इसका तीसरा नाम भी बोला जाता है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट बोला जाता है भूमध्य रेखा के बाद इसको विषुवत बोला जाता है, विषुवत रेखा, ठीक है। लेकिन ये हम अभी नहीं बताएंगे, अभी इसके बारे में पहले समझेंगे, उसके बाद इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश जो है, 0 डिग्री जो मान है अक्षांश का, वो उसका नाम है इक्वेटर, इंग्लिश में नाम दिया गया। क्यों इक्वेटर नाम दिया गया? यहाँ 2 चीज़ फैक्टर बनता है। सबसे पहला चीज़ को ध्यान देना है, ये वर्ड जो इक्वेटर है वो इक्वल से बना हुआ है। इक्वल मतलब होता है बराबर करना, ठीक है, 2 हिस्सों में बराबर बांटना। तो ये इक्वल वर्ड से इक्वेटर बना हुआ है, अर्थात ऐसी रेखा खींचा गया जो क्या कर रहा है, भूमध्य रेखा, ऐसा रेखा खींचा गया जो पूरे पृथ्वी को, अर्थात हमारा ये जितने भी हैं रेखाएं हम खींचेंगे ग्लोब में या मैप में, वो सभी एक इमेजिन होगा, सिर्फ काल्पनिक होगा, ना कि वास्तविक होगा। इस चीज़ के बारे में भी जान लीजिएगा। इमेजिन है, सिर्फ काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक नहीं है। धरती पर ढूंढने जाइएगा विषुवत रेखा को तो मिलने वाला नहीं है। ये सिर्फ कल्पना किया गया है ताकि किसी भी स्थान के बारे में हम, इसकी स्थितियों के बारे में हम जान सकते हैं। इसीलिए ज़रूरत पड़ा, जो अभी हम बताएं कि किस देश में है, किस जगह पर है, अमेरिका में है कि ब्राज़ील में है, तो उसके स्थानों की स्थिति को जानने के लिए इन रेखाओं की आवश्यकता हुई है, अक्षांश रेखाओं की ज़रूरत पड़ी है। किसी स्थान के समय को निर्धारण करने के लिए देशांतर रेखाओं की आवश्यकता हुई है। तो इस उद्देश्य से ये जो इक्वेटर जो है, वो इक्वेटर लाइन क्या कर रहा है, इक्वल वर्ड से बना हुआ इक्वेटर जो क्या कर रहा है, इसको पृथ्वी के, अर्थात ग्लोब को, हम पृथ्वी का बार बार नाम ले रहे हैं इसलिए क्योंकि ग्लोब एक पृथ्वी का नमूना है, प्रतिरूप है। तो ये ग्लोब को क्या कर रहा है, 2 समान भागों में विभाजित कर रहा है, 2 समान हिस्सों में बांट रहा है। कौन? 0 डिग्री अक्षांश। ये 0 डिग्री अक्षांश जो है वो पृथ्वी को 2 भागों में, समान भागों में बांटता है। तो इधर से नेक्स्ट उत्तर वाला भाग और दक्षिण, ये नॉर्थ भाग कहलाता है, ये साउथ भाग कहलाता है। तो नॉर्थ वाला जो भाग होता है उसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, अर्थात नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध।
और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अब गोलार्ध का मतलब ये होता है पूरा गोल का आधा हिस्सा को गोलार्ध कहा जाता है। डिफिनेशन इसको तोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। गोल जोड़ आर्ध, आर्ध मतलब आधा, गोल मतलब पूरा, पूरा गोल के आधे भाग को गोलार्ध कहेंगे। तो ये दक्षिण भाग आ गया इसलिए इसको दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तर भाग चला गया इसलिए उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो ये इक्वेटर जो लाइन है आपका वो क्या कर रहा है, पृथ्वी को अर्थात ग्लोब को दो हिस्सों में बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। दूसरा इसका नाम रख दिया गया भूमध्य रेखा। हिंदी, अब इसी का हिंदी, इक्वेटर का हिंदी नाम आ गया अब भूमध्य। भू मतलब भूमि, पृथ्वी, मध्य मतलब उसका बीच का भाग, ठीक है। तो बीच के भाग को भूमध्य रेखा कहते हैं। अब रही बात विषुवत रेखा, तो विषुवत एक विषु शब्द से बना हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ा सा अभी जिक्र करेंगे तब पता चलेगा। एक अक्षांश जो होता है, अक्षांश का एक मान होता है, प्रत्येक अक्षांश का एक मान होता है। ये मान कैसे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को अर्थात भूमध्य रेखा को आधार मानकर इसके केंद्र बिंदु, किसी भी रेखा का एक केंद्र बिंदु होता है। ये जब हमारे पृथ्वी गोलाकार आकृति में दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में है गोलाकार नहीं, ध्यान रखें विद्यार्थीगण, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वी का आकार किस प्रकार का है, तो गोलाकार कभी नहीं जवाब देंगे इसको, ठीक है। इसको बोला जाता है जियोड आकार का है। पृथ्वी का आकार क्या है, जियोड आकार बोल सकते हैं, हिंदी भी वही लिखा रहेगा जियोड आकार का, या फिर बोल सकते हैं उसका कहीं कहीं रहता है पृथ्व्याकार, या उसको बोला जाता है लध्वज गोलाभ। ये हमारा पृथ्वी का क्या है, आकार है। पृथ्वी का आकार क्या है, जियोड आकार का, कोई नहीं बोलेंगे गोल है सो, ठीक है। हाँ बोलिएगा कि जब इसको हम चित्र बनाएं तो बोलें कि सर गोल बना दिए हैं तो फिर गोलाकार नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे, ये ज्योग्राफिकल वर्ड है, कभी भी ध्यान रखेंगे, मैथमेटिकल वर्ड नहीं है ये। मैथ में हम इसको बोलेंगे पृथ्वी का आकार वृत्ताकार या गोलाकार है, लेकिन ज्योग्राफिकल वर्ड में यही गोलाकार आकृति को हम जियोड आकार का बोला जाता है। तो सब जगह चेंजिंग है, ज्योग्राफी की भाषा कहीं कहीं अलग मिलता है जो गणित से और विज्ञान से नहीं मेल खाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये जियोड आकार का हमारा पृथ्वी का आकार है। तो इस माध्यम से यहाँ जो है अक्षांश का जो है विषुवत रेखा का, तो ये गोलाकार आकृति का कहीं ना कहीं भी क्या होगा, एक जियोड आकृति का केंद्र बिंदु होगा, ठीक है। इस विषुवत वृत्त का एक आधार होगा जिसको डायमीटर्स, व्यास भी कह सकते हैं। अब इस व्यास में जो केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु से प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर, जब इसको जब 0 मान लिया गया है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो 0 से प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर उत्तर की ओर और 1-1 डिग्री के अंतराल पर दक्षिण की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री यहाँ मान के चलिए चलेंगे, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री से लेकर के इस तरह 10, 20, 50, 60, 70, 80, लास्ट में 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे नीचे जाएंगे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री नॉर्थ कहलाया, ये 90 डिग्री साउथ कहलाया, ठीक है। तो ये जो है 1-1 डिग्री के अंतराल में एक रेखा खींचा गया है, प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर एक अक्षांश का वैल्यू है, एक अक्षांश का मान है। तो ये एक अक्षांश यहाँ से यहाँ मान के चलिए, जहाँ से गया इसको नाप करके खींचा, यहाँ से यहाँ 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। ये क्या बना, एक हमारा क्या बन गया, तो ये डिग्री का वैल्यू हुआ। यही जो डिग्री है गणित में जो चाप काटते हैं। अब बोलिएगा सर इधर फिर क्या हो गया, बस यहीं फिर केंद्र मान लीजिए, ये तो केंद्र बिंदु सबके लिए न है, चारों तरफ के लिए न है, तो यहाँ भी केंद्र मानेंगे। तो फिर उसी तरह से 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी है, ठीक है। अब ये 10 डिग्री को और ये 10 डिग्री को हम क्या करेंगे, एक दूसरे में इक्वल करेंगे, मिला देंगे। तो जब इस 10 डिग्री को इस 10 डिग्री से मिलाएंगे तो एक क्या बनेगा, एक मेरा रेखा। अभी जो हम मान लिखें वो था मेरा अक्षांश, उसका मान सिर्फ लिख रहे थे तो वो था अक्षांश। अब जब इसको दोनों को मिला देंगे तब क्या बन जाएगा, वो एक रेखा। इसलिए इसका नाम रख दिया जाता है अक्षांश रेखा।
और जब ये तो यहाँ तक जब तक था तब तक ये क्या कहलाया, मान कहलाया। मान के चलिए यहाँ कह रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जितना डिग्री 20 डिग्री बन रहा है या 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो क्या कहलाया, उसका अक्षांश कहलाया। ये एक अक्षांश 20 डिग्री का अक्षांश कहलाया, यहाँ 40 डिग्री का अक्षांश, 60 डिग्री का अक्षांश, 70 डिग्री का अक्षांश। अक्षांश एक मान होता है सिर्फ, ठीक है, अक्षांश एक सिर्फ मान होता है, ना कि रेखा होता है। वो सिर्फ क्या करता है, इसका परिभाषा ही अक्षांश का है कि भूमध्य रेखा के केंद्र बिंदु से, भूमध्य रेखा के केंद्र बिंदु से कोणीय दूरी को, ठीक है, भूमध्य रेखा से केंद्र बिंदु के कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। तो कोणीय दूरी जितना बना रहा है यहाँ पे, वो कोणीय दूरी क्या कहलाएगा, उसका अक्षांश कहलाएगा। फिर इधर भी तो कोणीय दूरी बन रहा है। अब यही 10 डिग्री या 20 डिग्री की कोणीय दूरी को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए इतना गंदा करके नहीं बनाएंगे, थोड़ा साफ थोड़ा हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान के चला जाए कि ये अक्षांश यहाँ पे एक जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 30 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री का अक्षांश खींचे, ठीक है। ये 23.5 डिग्री कर देते हैं, 23.5 डिग्री का अक्षांश खींचे। फिर यहाँ भी तो 23.5 डिग्री का अक्षांश इधर भी हम खींच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 23.5 डिग्री का अक्षांश खींचे। ये सिर्फ अक्षांश है, अक्षांश रेखा नहीं है। यहाँ का जो मान है, ये दोनों का मान कितना डिग्री आया, 23.5 डिग्री। यहाँ भी मान आया कितना डिग्री, 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री जहाँ भी मेरा गया, उनको क्या करेंगे, एक स्केल लेकर के सीधी अवस्था में उसको क्या करेंगे, मिला दिए, ठीक है। तो यहाँ जब मिला दिए तो ये दोनों 23.5 डिग्री मिल गया, इधर भी मिल गया, इधर भी मिल गया। अब यही 23.5 डिग्री फिर उसी तरह से इधर भी हम खींच सकते हैं, इधर भी 23.5 डिग्री खींच सकते हैं, इधर भी 23.5 डिग्री खींच सकते हैं। फिर ये दोनों को मिला दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसको भी मान दे अलग सकते हैं। तो ये दोनों का मान अलग अलग रख सकते हैं। इस तरह से प्रत्येक एक डिग्री के अंतराल पर एक एक रेखाएं खींची गई है। प्रत्येक एक डिग्री पर एक अंतराल, प्रत्येक एक डिग्री के अंतराल पर एक एक रेखाएं खींची गई है और अंत में 90 डिग्री तक जाता है। और वो 90 डिग्री क्या बन जाता है, एक सिर्फ पॉइंट रह जाता है, बिंदु रह जाता है, रेखा नहीं बन पाता है, ठीक है। तो वो 90 डिग्री अक्षांश को हम लोग नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये था हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लेकिन एक एक डिग्री के अंतराल पर, प्रत्येक एक डिग्री में जो है हम एक एक रेखा खींचना असंभव है। इसीलिए खींचा तो जाता है लेकिन असंभव है, उसका नामकरण नहीं किया गया है। लेकिन कुछ कुछ विशेष अक्षांशों का मान, अक्षांशों का नामकरण किया गया है। जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नामकरण करके इसका नाम रख दिया गया है कर्क रेखा, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। दूसरा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद जो है नेक्स्ट इसका 66.5 डिग्री के उत्तरी नॉर्थ में नाम रखा गया है आर्कटिक ब्रीथ। उसी तरह से 23.5 डिग्री दक्षिणी भाग में जो है साउथ में, इसका नाम रखा गया है मकर रेखा या मकर ब्रीथ, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। और लास्ट में जो है इसका नाम रखा गया है 66.5 डिग्री साउथ में, इसका अंटार्कटिक ब्रीथ। अब रही बात कि ये क्यों जरूरत पड़ा, जब जीरो था तो इसको क्या नाम दिया, कर्क रेखा का नाम। देखिए कहीं कहीं विशेष रूप से इसका नामकरण इसलिए किया गया, ये आधार बनाया गया। इसका तो जरूरी नहीं था, आर्कटिक और अंटार्कटिक का जरूरी नहीं था, लेकिन ये दोनों जरूरी इसलिए बनाया गया क्योंकि ये ज़रूरत इसलिए पड़ा कि सूर्य की किरणें जो था हमारा, वो सूर्य की किरणें विशेष रूप से लंबवत अवस्था में दो ही रेखाओं तक पहुंच पाता था, दो ही अक्षांशों तक पहुंच पाता था, अक्षांश रेखा तक। एक था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और एक था 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। सूर्य की किरणें लंबवत इतने ही तक पहुंच पाता था, बाकी तो विषुवत रेखा पर पड़ ही रहा था हमेशा। यहाँ तो निरंतर पड़ता है, सालों भर पड़ते रहता है सूर्य की किरणें लंबवत। लेकिन कुछ स्थानों पर जो है वो निरंतर नहीं पड़ता है, कुछ समय पर जाता है। जैसे कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है वो 21 जून को
21 जून को जो है सूरज की किरणें लंबवत कब पड़ती है कर्क रेखा पर? 21 जून को। जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी साउथ में जो है 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है। बाकी यहाँ तो पढ़ ही रहा है। तो देखा कि सूरज की किरणें जहाँ तक लंबवत पड़ रहा है, जिन रेखाओं तक, जिन अक्षांशीय मानों पर, वहीं का नामकरण किया गया। और इस आधार पर ये जो क्षेत्र हैं वो आपको नामकरण करके इसका नाम कर्क, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना गया। अर्थात इन दोनों क्षेत्रों पर, बाकी ये जो था वो उप क्षेत्र के लिए, इसकी सहायता के लिए इसको खींचा गया है। इसकी सहायता के लिए क्यों खींचा गया कि आगे आखिर कितना दूर तक हम जाएंगे। तो इसकी सहायता के लिए क्या खींचा गया कि देखा कि कहाँ खींचा जाए। तो देखा कि 23.5 यहाँ आ गया है, टोटल 90 डिग्री है, ये है, ठीक है। उसमें 23.5 डिग्री क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। 10 में 5 तो 5, यहाँ 9 में 3 तो 6, कितना आया 66.5 डिग्री। इस उद्देश्य से 66.5 डिग्री पर क्या किया गया, इसकी सहायता के लिए कर्क रेखा की सहायता के लिए इन रेखाओं की आवश्यकता हुई और इसको भी नामकरण कर दिया गया। ये आर्कटिक वृत्त से होकर के गुजरता था, आर्कटिक महासागर से होकर के गुजरता था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया आर्कटिक वृत्त, जो उसके नज़दीक था। और ये अंटार्कटिक महाद्वीप के नज़दीक, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है 7 महाद्वीपों में, उसमें एक अंटार्कटिका महाद्वीप था, उसके साथ गुजरने के कारण से इसका नाम रख दिया गया अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी अक्षांशीय मानों का सिर्फ नामकरण किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये अक्षांश रेखा जो है, यहाँ से तो नामकरण हो चुका है, जो विशेष नाम दिया गया। बाकी और जो है कितने कितने अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाओं की क्या ज़रूरत पड़ी, तो अभी बताएं कि प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर कितने अक्षांश रेखाएं खींची गई है, 1 अक्षांश रेखा। 1 डिग्री पर 1, दूसरा डिग्री पर दूसरा, तीसरा डिग्री पर तीसरा, इस तरह से 90 डिग्री जाते जाते टोटल कितने अक्षांश रेखाएं हो जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं। अक्षांश की हम बात करें, थोड़ा सा डिफरेंस है। अक्षांश की बात करेंगे, ये रेखा है जब मिला दिए, अक्षांश इसका कोणीय मान था, ठीक है, लेकिन जब मिला देंगे दोनों कोणीय मानों को तो क्या बन जाएगा, एक रेखा बन जाएगा। अक्षांश की बात करेंगे तो अक्षांश इधर 90 तक जाएगा, यहाँ तक 90 प्लस दक्षिणी गोलार्ध में 90 प्लस बीच वाला एक भाग क्या है 0 डिग्री प्लस 0 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री बराबर कितना हो जा रहा है, बताइए विद्यार्थीगण। ये 90 90 180 और एक 181। अगर पूछा जाएगा कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है तो 181 जवाब देंगे। अक्षांशों की बात करेगा तब, क्योंकि हम सिर्फ अक्षांश की बात कर रहे हैं ना कि अक्षांश रेखा की, ठीक है। कुल अक्षांशों की संख्या पूछेगा, बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है कंपटीशन एग्जाम्स में, ठीक है। तो कुल अक्षांशों की संख्या हो जाएगा 181, 90 इधर दक्षिणी गोलार्ध में, 90 उत्तरी गोलार्ध में, और एक विषुवत रेखा जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। हाँ, एक बताने के लिए भूल गए थे कि विषुवत रेखा इसका नाम क्यों रखा जाता है, इसका दूसरा नाम बोला जाता है विषुवत रेखा क्यों है, क्योंकि ये इक्विनॉक्स जो होता है इसी को कहा जाता है, ये विषु के नाम पर रखा गया है। विषु क्या होता है, जिस तरह से अभी हम बताएंगे आपको कि 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही थी, कहाँ पे, कर्क रेखा पर। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ पे पड़ रही थी, मकर रेखा पर। उसी तरह से इस भूमध्य रेखा पर जो है वो विषु एक त्यौहार होता है, ठीक है। उस विषु के समय में अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर 2 तिथि, साल में ऐसी 2 तिथियां होती है, जो 21 मार्च को होती है और दूसरा 23 सितंबर को होती है। ये दोनों तिथि को सूर्य की किरणें इस क्षेत्र में लंबवत पड़ती है। जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेगा तो उसको इक्विनॉक्स कहा जाता है, और इक्विनॉक्स मतलब ही होता है विषु, इसका हिंदी नाम होता है विषु, और यही विषु से ही नाम रख दिया गया इसका विषुवत रेखा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि कुल हमारा अक्षांश का वैल्यू पूछेगा, कुल अक्षांशों की संख्या तब 181। जबकि अक्षांश रेखा की बात करेंगे तो इधर से जाएंगे एक रेखा, इस तरह से 1 डिग्री के अंतराल पर यहाँ तक कितने रेखाएं हो जाएगी, 90 रेखाएं हो जाएगी। लेकिन ध्यान देंगे विद्यार्थीगण, अब
ठीक है। दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 रेखाएं हो जाएगी, प्लस तीसरा कौन है हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, वो भी 1 हो जाएगा, परंतु 2 माइनस हो जाएगा और कुल 179 है। रेखा की बात करेगा, अक्षांश रेखा कितने हैं तो 179 है। 179 कहाँ से आया, अब हमको समझना है कि टोटल तो वही चीज़ रहा, ठीक है, परंतु यहाँ जोड़ेंगे तो 90 90 180 और एक 181 माइनस 2 बराबर 179। रही बात 2 हम कहाँ से ले आए, माइनस क्यों कर दिए 2 को, 2 जो है रेखा की बात कर रही है, तो यहाँ जो आते आते अभी हम बता रहे हैं आपको, चल ही रहे हैं सीरियल में आपको, कि अक्षांश रेखाएं जो होती है, जो बाएं से दाएं खींची होती है, जो पूरब से पश्चिम खींची होती है, और वो क्या करती है, समांतर रेखा भी इसका नाम है। जब इसको खींचते जाएंगे 1-1 डिग्री के अंतराल पर, तो अंत में ध्रुव पर जाकर के सिर्फ एक बिंदु बच जाता है, और बिंदु का वैल्यू एक रेखा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए तो यहाँ बोल रहे हैं कि रेखा की बात करेगा तो क्या हो जाएगा 179, दोनों ध्रुवों पर एक बिंदु बच जाता है, और बिंदु एक रेखा नहीं कहला सकता है। इस उद्देश्य से क्या होगा कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में एक बिंदु रहता है, वही 2 ठो क्या कर दिए हैं, रेखा नहीं गिन सकते हैं उसको, बिंदु को घटा दिए, माइनस कर दिए, और कुल रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है, इस तरह से 179 हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि ये समांतर रेखा कहलाता है। वृत्त भी इसका नाम है, देखिए कर्क रेखा या कर्क वृत्त भी कह सकते हैं इसको, इसका नाम वृत्त भी क्यों कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है, ठीक है। यहाँ तो गेंद मेरे पास विद्यार्थीगण उपलब्ध तो फिलहाल में नहीं है, लेकिन हम छोटा सा चाह रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। हम एक बोतल लिए हुए हैं, ये भले गोलाकार आकृति का नहीं है, लेकिन हम इसको गोलाकार आकृति बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है बोतल जो दिखाई दे रहा है आपको, इस बोतल में देखने के बाद पता चलेगा कि ये जो भाग देख रहे हैं ये गोलाकार आकृति, एक हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ग्लोब है, ये अक्षांश है। अब इन्हीं अक्षांश को हम यहाँ पे ये धब्बा धब्बा दिखाई दे रहा है ना, हम इसका उदाहरण ले रहे हैं, ये अक्षांश है, देखिए ये अक्षांश है, ये अक्षांश, ये अक्षांश है, देखिए तो दिखाई दे रहा है ना विद्यार्थीगण, ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ जो देख रहे हैं कि जो लाइन खींचा हुआ दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ जब हम पृथ्वी को देखते हैं, ग्लोब में देखते हैं तो सिर्फ बाहर से दिखाई देता है। आप ग्लोब को जरा ध्यान से देखिए, एक प्रकार से ग्लोब है ये। अब ग्लोब में जब दौड़ाइएगा नज़र, तो ये इसको आप देखेंगे तो ये जो है ये क्या होता गया है, देखिए तो घूमते गया है, घुमा है कि नहीं घुमा है, और घूम करके क्या बन गया, एक प्रकार से एक गोलाकार रिंग चूड़ी की भांति बन गया, एक प्रकार से वो वृत्त का निर्माण कर दिया। तो जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं वो सभी एक वृत्त का निर्माण करते हैं, इसलिए अक्षांश रेखाओं को नाम में भी हम वृत्त बोल सकते हैं। जैसे विषुवत वृत्त हो गया, मकर वृत्त हो गया, आर्कटिक वृत्त हो गया, अंटार्कटिक वृत्त हो गया, कर्क वृत्त हो गया, इसको हम वृत्त कह सकते हैं क्योंकि ये वृत्त का निर्माण करता है। क्योंकि ये एक भाग दिखाई दे रहा है, यही भाग बाहर वाला, लेकिन जब इसको घुमा देंगे तो दूसरा भाग भी दिखाई देगा, और यही घुमा हुआ भाग फिर इसमें आकर के मिल गया है, दोनों मिल चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये हमारा एक वृत्त का निर्माण करता है। तीसरा चीज कि जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं वे सभी अक्षांश रेखाएं अपने आप में समांतर रेखा भी है। समांतर रेखा हम लोग किताब कॉपी की जो लाइंस देखते होंगे, गणित में समांतर रेखा के बारे में पढ़े होंगे, वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है। कहीं तक आप खींच करके ले जाइए उसको, दिल्ली मुंबई कहाँ तक ले जाना, पूरा पृथ्वी नाप दीजिए ना खींच करके, आप कितनों ही दूर ले जाएंगे खींच करके, ये दोनों रेखाएं समान अंतर से खींची गई रेखा को समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। अंतर जो होना चाहिए, डिफरेंस जो होना चाहिए दोनों के बीच में, वो समान होनी चाहिए। यानी हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, हम 10 किलोमीटर दूरी में भी जाएंगे ना और वो डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ अगर हमारा 15 सेंटीमीटर का डिफरेंस बता रहा है दोनों रेखाओं का, तो 15 किलोमीटर दूर में भी 15 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस बताएगा, अंतर बताएगा दोनों का। यानी ऐसी रेखाओं को, समान अंतर से खींची गई रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। तो ये सभी रेखाएं समांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं जितने भी हैं वो सभी समांतर रेखाएं हैं,
इसलिए क्वेश्चन कभी काल पूछता है कि निम्न में से कौन समांतर रेखाएं हैं। हो सके नाम दे देगा आपका, ठीक है, अक्षांश रेखा दे सकता है, देशांतर दे सकता है, अन्य तरह दोनों दे सकता है। तो आपको क्लियर हो जाना है कि अक्षांश रेखाएं जितने भी हैं वो सभी अक्षांश रेखाएं क्या होती है, समांतर। 179 जो अक्षांश रेखाएं हैं वो सभी समांतर रेखाएं होती है। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक एकक डिग्री पर एकक अक्षांश रेखाएं खींची गई है। तो मान के चला जाए कि ये 1 डिग्री हुआ, फर्स्ट डिग्री, ये सेकेंड डिग्री, फिर ये थर्ड डिग्री, तीसरा 3 डिग्री, ये 4 डिग्री। हम छोटा सा यहाँ का उदाहरण हम यहाँ तोड़ के बता रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ हो गया 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री तक जितना दूरी है उतना ही दूरी मेरा 1 से 2 के बीच है। अक्षांश रेखाओं की दूरी निरंतरता हमेशा समान होती है, डिफरेंट जो होता है समान होता है। अर्थात 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब इसी प्रकार से धीरे धीरे क्या होता है कि अब विद्यार्थीगण आप लोग खुद देख रहे हैं, मैप से देखिएगा, इसमें देखिए ग्लोब में आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक गए हैं, थोड़ा घट गया है, यहाँ से यहाँ गए हैं, थोड़ा घट गया, यहाँ से यहाँ घट गया, और अंत में क्या हो गया, यहाँ पे बिंदु बच गया। अर्थात इससे क्या पता चलता है कि प्रत्येक एकक डिग्री के अंतराल पर जो रेखाएं खींची गई अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आगे बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई धीरे धीरे क्या होते जाती है, घटते जाती है। अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है वो धीरे धीरे घटते जाती है। लंबाई घट रही है लेकिन 2 रेखाओं के बीच की दूरी नहीं घट रही है, वो 2 रेखाओं के बीच की दूरी वही रहेगा, 111 किलोमीटर है, लेकिन लंबाई धीरे धीरे क्या होते जा रही है, घटते जा रही है। अब इससे बताइए विद्यार्थीगण, इसे क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी का, कभी भी पूछेगा तो ग्लोब का नहीं बोलेगा, पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश, बृहद अक्षांश कौन है। अब आप उत्तर दे सकते हैं, विषुवत वृत्त हो जाएगा, भूमध्य रेखा हो सकता है, इक्वेटर भी मान सकते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी ऑप्शन रह सकता है। जितना नाम है आप किसी भी तरह से ऑप्शन में रहे आप उसको बेहतर ढंग से हल कर सकते हैं, लेकिन सबका नाम जानना जरूरी है। कभी कल दे देगा 0 डिग्री अक्षांश, आप खोज रहे हैं वहाँ आप विषुवत रेखा है ही नहीं, इसलिए ऐसा कीजिए, सब भूमध्य रेखा भी समझिए उसी का नाम है, इक्वेटर लाइंस भी, 0 डिग्री अक्षांश भी और विषुवत रेखा भी, सब उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो था हमारा 0 डिग्री से एकक डिग्री के अंतराल पर बढ़ते जाने पर। अब रही बात कि इन 2 क्षेत्रों के बीच, जैसे यहाँ से यहाँ तक जो अक्षांश, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, लेकिन 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। कभी भी 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, उसको इंग्लिश में कहा जाता है जोन, और हिंदी में उसको कहा जाता है क्षेत्र या कटिबंध, ठीक है। इसको बोल सकते हैं आप कटिबंध बोल सकते हैं या तो क्षेत्र बोल सकते हैं। क्या इसको बोलेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो जोन या कटिबंध कहा जाता है। इसीलिए तो यहाँ पे है, इसको ताप कटिबंधों में बांटा गया है। ये अक्षांश रेखाओं का प्रमुख रूप से योगदान रहा। सबसे पहला चीज़ है कि इससे स्थानों की स्थिति को जानने में मदद किया। ये जो अक्षांश है, अक्षांश रेखा नहीं, अक्षांश जो है किसी भी क्षेत्र के, पृथ्वी के किसी भी भाग के किसी भी क्षेत्र के स्थिति को, स्थानों की स्थिति को बताने में, जानकारी देने में अगर कोई सहयोग किया तो अक्षांश किया है। तो अक्षांश रेखा क्या किया, उसको जलवायु इसलिए देता है, कभी काल अक्षांश रेखा दोनों साथ में दे देता है कि स्थानों की स्थिति और उसकी जलवायु को जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है अक्षांश रेखाएं। लेकिन अक्षांश विशेषता स्थिति को बताता है, जबकि रेखाएं, अक्षांश रेखाएं जलवायु को बताता है, उस क्षेत्र की जलवायु को। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि ये जो जोन है, इसी आधार पर, जिसको कटिबंध कहते हैं, इस आधार पर इन्होंने क्या किया, अक्षांश रेखाओं ने, यही कारण से जो अभी बताएं कि यहाँ कर्क का काहे नाम दिया, यहाँ मकर क्यों नाम दिया, तो यही कारण था
कि यहाँ जो है सूरज की किरणें लंबवत पड़ रही थी इस क्षेत्र में, देखा कि यहाँ का टेम्परेचर हाई है, अधिक है, तो इस क्षेत्र का नाम दे दिया गया, पूरा इस क्षेत्र का नाम दिया गया उष्ण कटिबंध। उष्ण मतलब होता है गर्मी, और गर्मी जो है सूरज की किरणें जहाँ सीधी पड़ेगा, जहाँ लंबवत पड़ेगा वहीं गर्मी ज़्यादा होगा। तो सूरज की किरणें कहाँ से कहाँ तक, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक, जो बताएं कि सूरज की किरणें किस जून को सूरज की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर पड़ता है, तो 22 दिसंबर को सूरज की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। 21 जून को सूरज की किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने के कारण से उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कहलाता है, जबकि 22 दिसंबर को सूरज की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर पड़ने के कारण से दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कहलाता है। लेकिन हमारे उत्तरी गोलार्ध के लिए सबसे छोटा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर, और 21 जून जो हो जाएगा वो दक्षिणी गोलार्ध के लिए सबसे छोटा दिन हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब हम यहाँ बड़ा दिन मानेंगे तो उसके उल्टा तिथि को हम यहाँ छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में मानेंगे, जबकि वो हमारे लिए इस 21 जून को छोटा दिन मानेगा, हम दक्षिणी गोलार्ध वाले लोग उसको बड़ा दिन मानेंगे। और यही 22 दिसंबर के बाद से हम लोग बड़ा दिन का छुट्टी मनाते भी हैं, क्रिसमस का त्यौहार। कभी कल नाम सुने होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जो है सो गर्मी में, ठीक है, क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। हम लोग ठंडे के दिनों में क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के दिनों में क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। तो गर्मी वहाँ है उस समय, क्योंकि सूरज की किरणें कहाँ, मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही है, और मकर रेखा से होकर के गुजरती है कौन, मकर रेखा वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से होकर के गुजरती है। तो इस प्रकार से इन सभी अक्षांशीय वैल्यू का मान बता दिए। अब हम लोग थोड़ा सा आप लोगों से एक क्वेश्चन रहेगा, मैं एक छोटा सा सिर्फ बता देना चाहता हूँ, इनके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन इन दोनों के बारे में आप लोग इसका क्वेश्चन हल करेंगे विद्यार्थीगण। बाकी सारी चीज़ें और इसमें जो है वैल्यू और मान के साथ साथ में इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे विषुवत वृत्त, ये क्वेश्चन यूपीएससी के लिए क्वेश्चन है। यूपीएससी का क्वेश्चन यहाँ से रहता है, निम्न में से किस देश से होकर के विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा नहीं गुजरती है। आजकल क्वेश्चन उलट दे रहा है, क्वेश्चन सीधा नहीं पूछता है, नहीं गुजरती है सो पूछता है। तो बहुत देशों से नहीं गुजरती है, लेकिन आपको ऑप्शन जितना रहेगा वो 3 ऑप्शन रहेगा गुजरने वालों का, 1 ऑप्शन रहेगा नहीं गुजरने वालों का। तो वहाँ आपको कन्फ्यूज होते हैं। गुजरने वाला बहुत सारे लोग जानते हैं, नहीं गुजरने वाला बहुत कम लोग जानते हैं। तो ऐसा करेंगे, हम लोग गुजरने वाले सारे देशों का नाम जान लेंगे, तो दूसरा चीज़ है कि नहीं गुजरने वाले देश अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो विशेषता हमारे पूरा दुनिया के कुल जो है वो 13 देशों से होकर के गुजरते हैं। 0 डिग्री देश अक्षांश रेखा दुनिया के यानी विषुवत रेखा जो है, भूमध्य रेखा जो है वो 13 देशों से होकर के गुजरते हैं, जबकि कर्क रेखा जो है वो 16 देशों से गुजरते हैं। ठीक है, कर्क रेखा 16 देशों से और मकर रेखा लगभग 10 देशों से होकर के गुजरते हैं। अब इनका थोड़ा सा दोनों का नाम जानेंगे, आप खुद उसका तैयार करेंगे। कर्क रेखा से कौन कौन से, कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरते हैं और मकर रेखा किन किन देशों से गुजरते हैं, हम आपको इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। आज आपको छोटे से ट्रिक के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। ये किन किन देशों से, ठीक है, ट्रिक है इसका। एक ट्रिक दिए हैं आपको। अभी का युग थोड़ा सा अपने आप में लोग मानता है कि हम सोना युग में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम इसके आधार पर ही बनाया गया अपने से सोच करके, इस सोना युग की कमाई जितना अभी कमा रहे हैं, इस सोना युग की कमाई बाकी को 0 है। ठीक है, यहाँ 0 से क्या समझना है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। बाकी यहाँ से समझिए, इस सोना युग की कमाई बाकी को 0 है। इसके अलावा भी एक और देश आएगा जो आपको अभी हम बताएंगे। ई से हो जाएगा
इक्वेडोर। हाँ, एक चीज़ बता देना चाहते थे, अभी हम बताए थे कि इस भूमध्य रेखा का नाम भी था इक्वेटर लाइन। ठीक है, इक्वेटर लाइन अभी बताए थे विद्यार्थीगण। भूमध्य रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर लाइन। इक्वेटर किस भाषा से लिया गया? इक्वल भाषा से। इक्वल मतलब समान भागों में बांटने के कारण से। और यही इक्वेटर लाइन से होकर के गुजरने के कारण, कहाँ से गुजरती है? एक इक्वाडोर देश है। ठीक है, इक्वाडोर एक देश है, उस इक्वाडोर देश के से होकर के गुजरती है विषुवत रेखा, जिसके कारण से उस देश का नाम खुद रख दिया इक्वेटर। ठीक है, सोना से हो जाएगा सोमालिया, यू से हो जाएगा युगांडा, गा से हो जाएगा गैबोन, की से हो जाएगा कीनिया, कीनिया जिसको केनिया कहते हैं। ठीक है, का से हो जाएगा, दो यहाँ देश आएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे विद्यार्थीगण, यहाँ दो देश आएंगे, का से दो देश आएगा। ठीक है, एक आएगा कांगो और एक आएगा कांगो गणराज्य। ठीक है, कांगो गणराज्य। इस कांगो गणराज्य को जायरे देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कांगो गणराज्य और कांगो, माँ से हो जाएगा, माँ से मलावी, मालदीव, ई से इंडोनेशिया, बा से हो जाएगा बुर्किना, बुर्किना, सॉरी, बा से ब्राज़ील होगा, की से किरीबुतु, को से कोलंबिया, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13वां देश जो आएगा वो आएगा साओ टोमा, द्वीपीय देश है। अफ्रीकन कंट्री में पड़ता है, द्वीपीय देश। ये 13 देश जो हैं वो कुल मिलाकर के विषुवत रेखा इन सभी देशों से होकर के गुजरती है। आप इस ट्रिक को याद रखिएगा। इस ट्रिक को याद रखने से क्या हो जाएगा, आपको गुजरने वाले सारे देश आ जाएंगे। अब कभी भी क्वेश्चन देगा आपको कि किस देश से नहीं गुजरती है, तो आप तुरंत इसको पकड़ लीजिएगा। इस ट्रिक को तुरंत दौड़ा दीजिए दिमाग में। इस ट्रिक में जो देश नहीं आ रहा है उसको हटा दीजिए, वही होगा, क्लिक कर दीजिए। बाकी जो है कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों को आप इसका वर्क कीजिए। बाकी मैं अगले वीडियो में, अगले क्लासेज में मैं आपको इन दोनों का ट्रिक भी बताऊँगा। ठीक है, इन दोनों का ट्रिक बताएंगे। बाकी साथ साथ में मैं आप सबों से विशेष रूप से कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जो हो गया था, कुछ ऐसी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट से परीक्षा के लिए, जैसे विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है, अर्थात जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा एक व्यास है, पृथ्वी का व्यास बनाता है। तो पृथ्वी का व्यास सब लोग जानते होंगे कितना है, 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर है पृथ्वी का व्यास। जबकि ध्रुवीय व्यास, ये पृथ्वी भूमध्य रेखा का व्यास कहलाता है, भूमध्य रेखीय व्यास। जबकि ध्रुवीय व्यास जो होता है उससे 42 किलोमीटर कम होता है। यहाँ से 42 किलोमीटर कम, 12,714 किलोमीटर। ठीक है, इसकी त्रिज्या पूछेगा, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो इसकी त्रिज्या के बारे में सब लोग जानते होंगे,
6371 किलोमीटर। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा जानेंगे। साथ ही साथ इसका परिधि पूछता है, परिधि पूछेगा, विषुवतीय परिधि पूछेगा अलग, ध्रुवीय परिधि पूछता है अलग। तो विषुवतीय परिधि होता है 24,897 मील। ठीक है, 24,897 मील इसको लिखेंगे, माइल। ठीक है, जबकि ये परिधि था विषुवतीय परिधि। एक ध्रुवीय परिधि पूछता है, तो ध्रुवीय परिधि इससे कितना 87 माइल। ठीक है, सॉरी 83 माइल, 83 माइल जो है कम। तो इस प्रकार से आज का ये विशेष रूप से क्लासेज हम लोगों के लिए समाप्त हुआ, जिसमें से सिर्फ अक्षांश का नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे उसमें देशांतर रेखा समय का निर्धारण करने सीखेंगे। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्लस में समय का निर्धारण करने, कभी किसी देश का दे देगा अक्षांशीय मान या देशांतरीय मान दे देगा कि उतना डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो वो कितना समय होगा, चाहे हमारे इंडिया कितना समय आगे है, कितना समय पीछे है कोई देश, उसके बारे में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। देशांतर रेखा और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के बारे में, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।